हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशीष झा एक बार फिर से लेके आ गया हूँ अपना यूट्यूब पर दूसरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले मैं कुछ बात कर लेता हूँ आप लोगों से कि पिछले वीडियो में कमेंट था कुछ लोगों का कि भाई साहब माइक का इशू चल रहा है। तो मैंने इस बार माइक ले लिया है। और पिछले बार ये भी कमेंट था कि आप अपना PDF डालो, वीडियो का जो भी आप बना रहे हो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालो उसका। तो मैंने इस बार ये भी डाल दिया है और मैंने अपना PDF भी बना लिया है। बट आपको PDF मेरे वेबसाइट पे जाके मिलेगा learnwithengineer.com। विजिट करें और प्लीज़ बताना कि कैसा है, फीडबैक देना। और वहाँ पे काफ़ी कुछ ऑप्शंस होंगे, प्लीज़ ट्राई करना क्या क्या है और बताना मुझे कमेंट्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अपने अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि ई सी एंड के बीच में रिलेशन क्या है। तो जो याद होगा अगर आप लोगों को कि मैंने पिछले वीडियो में स्ट्रेस बता दिया, स्ट्रेन बता दिया, पॉइजन्स रेशियो भी बता दिया। तो इस बार मैं फिर से बता देता हूँ एक बार कि स्ट्रेन क्या है, ताकि आपको याद रहे और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन समझ में आए, क्योंकि ये टॉपिक छूट गया था पिछले बार में। और इस वीडियो में जो भी मैं वो डेरिवेशन करवाने वाला हूँ वो इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को जाने बिना आप नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए एक बार जान लो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है और फिर आगे मैं डेरिवेशन करवाता हूँ। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पहले याद कर लो, स्ट्रेस क्या था और स्ट्रेन क्या था। स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन था चेंज इन डायमेंशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, नो इशू, स्ट्रेन क्लियर है। और अगर ज़्यादा डिटेल में जानना है तो जाके पिछले वाला मेरा वीडियो देख लो ताकि मेरा व्यू भी बढ़ जाए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखो क्या होता है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट देन देयर इज अ चेंज इन इट्स वॉल्यूम ड्यू टू स्ट्रेस। यानी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो वहाँ पर ना चेंज होता है उसके वॉल्यूम में। और ये चेंज इन वॉल्यूम जो होता है ओरिजिनल वॉल्यूम के कंपेयर में वो कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ईवी से डिनोट करते हैं इसको। क्लियर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, उसका रेशियो। ठीक है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, पढ़ लो समझ जाओ, बेसिकली यही है। और मैं अभी डेरिवेशन भी एक सिंपल सा करवा रहा हूँ। ये देखो, ये क्यूब है, यहाँ पर ये क्यूब है, ये देखो जूम कर दिया मैंने, अब तो विजिबल होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि इसके ऊपर ना बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, जिसके कारण इसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा। पहले अगर यदि इसका लेंथ ना L था ना, तो अब ये L से थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा और हो सकता है कि ये लेंथ जो है क्या होगा, L माइनस डेल्टा L इतना हो जाए। क्लियर। तो वॉल्यूम में भी चेंज आ जाएगा, वॉल्यूम में भी चेंज आ जाएगा। एक सेकेंड, या तो देखो पहले का वॉल्यूम क्या होता, पहले का वॉल्यूम होता L क्यूब, लेकिन अब क्या होगा वॉल्यूम L माइनस डेल्टा L का होल क्यूब। आपको पता होगा A माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ क्या होता है A माइनस बी का होल क्यूब। A माइनस बी का होल क्यूब होता है A क्यूब माइनस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर माइनस बी क्यूब। क्लियर है। हाँ, तो अगर यदि ये क्लियर है तो अब जान लो कि L माइनस डेल्टा L का होल क्यूब क्या होगा। अब खुद ही समझ जाओगे क्या होता है L माइनस डेल्टा L का होल क्यूब। L क्यूब माइनस 3L स्क्वायर डेल्टा L प्लस 3 डेल्टा L स्क्वायर इंटू L माइनस डेल्टा L का क्यूब। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो L क्यूब कट जाएगा, 3L स्क्वायर डेल्टा L माइनस 3 डेल्टा L स्क्वायर इंटू डेल्टा L। देखो ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस, ये तीन वैल्यूज बचे हैं। अब देखना मैं एक बात बताता हूँ, 0.1 का स्क्वायर क्या होता है 0.01। भाई साहब ये एक छोटा सा वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ये और भी छोटा होता चला जा रहा है। ऐसे डेल्टा एल बहुत छोटा सा वैल्यू है यार, बहुत छोटा सा। इसका अगर हम क्यूब कर देंगे ना तो ये बहुत छोटा सा वैल्यू हो जाएगा, इसको जीरो के लगभग ले लेंगे। वैसे ही डेल्टा एल का स्क्वायर ये भी बहुत छोटा सा वैल्यू होगा, और अगर एक नियरेस्ट टू दी जीरो है उसको हम जीरो अगर हम मान रहे हैं तो अगर हम एल से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो जीरो आएगा, तो ये भी जीरो। तो बचा क्या, बचा हमारे पास, इन दोनों को तो भी हटा दो, इन दोनों को भी हटा दो, बचा L स्क्वायर डेल्टा L, ये बचा। यानी कि क्या बचा 3L स्क्वायर डेल्टा L चेंज इन वॉल्यूम था और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था L क्यूब।
तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, ये देखो, ये आएगा 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल। अब एक बात याद रखना, क्या स्ट्रेन, वो स्ट्रेन नहीं, लीनियर स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ, वो क्या होता था डेल्टा एल अपॉन एल, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है 3 टाइम्स होता है लीनियर स्ट्रेन के। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, वरना एक बार फिर से देख लेना पिछला वीडियो, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा उससे, फिर ये भी समझ में आने लग जाएगा। चलो हाँ, ये भी एक बार रिकॉल कर लो यार, ई सी और के बीच में रिलेशन क्या है। बहुत लोगों को तो भी यही याद नहीं आ रहा होगा, ई क्या था, सी क्या था और के क्या था। तो भाई ई यंग मॉड्यूलस को कहते हैं, सी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को कहते हैं, और के बल्क मॉड्यूलस को कहते हैं। बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड यंग्स मॉड्यूलस। देखो ई जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, अपॉन में ई, ये टेंसाइल वाला है, इसीलिए कहते हैं यंग मॉड्यूलस। ये है 2 अपॉन ई, ये एक शियर स्ट्रेस है, ये भी स्ट्रेस ही है जैसे ये है, इसको कहते हैं, ये शियर वाला है, इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। और ये बल्क मॉड्यूलस मैंने बताया था सिग्मा अपॉन ई, ई वी है ये एक्चुअली में, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, इसको कहते हैं वो बल्क मॉड्यूलस, जो भी मैंने बताया था। ये तीनों एक ही चीज़ है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, बट टेंसाइल स्ट्रेस के लिए इसको ई से डिनोट करते हैं, और शियर के लिए सी से, और वॉल्यूमेट्री के लिए के से। इन तीनों के बीच में तुम्हें रिलेशन जानना है कि जब ई का वैल्यू क्या होगा तो सी का वैल्यू क्या आएगा, और सी का वैल्यू जो अगर पता होगा तो के का वैल्यू क्या आएगा। मैं अभी जो डेरिवेशन करवाऊंगा उसमें अगर तुम्हें एक चीज़ का वैल्यू पता है ना, तुम्हें तीनों चीज़ का वैल्यू पता चल जाएगा। तुम कहीं पे भी जब तुम प्रैक्टिकली जाओगे सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तुम्हें ये बहुत काम आने वाला है। और 20 नंबर का गारंटी है भाई, पेपर में ना आता है 20 नंबर का क्वेश्चन इसमें कहीं ना कहीं, चाहे 2-2 नंबर करके पूछ ले, 5-5 नंबर करके पूछ ले, या सीधा एक 10 नंबर का पूछ ले, लेकिन पूछेगा जरूर। तो इसको ध्यान से पढ़ लो, और ये डेरिवेशन एकदम समझ ही लो अच्छे से, आज क्लियर कर लो क्या होता है, ताकि आगे कभी दिक्कत ना आए। एसएससी जेई हो, कोई भी पेपर हो, फेवरेट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब पूछेंगे। ईसी और के बीच में रिलेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। चलो बता देता हूँ, पहले ये जान लो ई और सी के बीच में क्या रिलेशन है, फिर सी और के बीच में जानना, और ई और के बीच में जानना, फिर तीनों के बीच में कोरिलेट करके बता दिया जाएगा। देखो एक स्क्वायर ब्लॉक है, लग तो नहीं रहा यार, लेकिन ये है, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा। स्क्वायर ब्लॉक ऑफ यूनिट थिकनेस इज डिस्टोर्टेड बाय प्योर शियर स्ट्रेस। तो एक स्क्वायर ब्लॉक है जिसके ऊपर एक शियर स्ट्रेस लगाया जा रहा है, जिसके कारण इसमें एक डिस्टोर्शन आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा चेंज आ रहा है। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जो है ये एक स्क्वायर ब्लॉक था जिसको नीचे से कर दिया गया फिक्स, इसलिए फिक्स कर दिया गया क्योंकि याद होगा शियर स्ट्रेस का डेरिवेशन क्या हो, सॉरी डेफिनेशन क्या होता था, ऐसे करके यदि फोर्स लगा रहे हैं तो इसका एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड कर जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और इसी को कहेंगे शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पे भी वही होने वाला है, ये थोड़ा सा मूव कर जाएगा। ठीक है, चलो तो मैं बता देता हूँ, शियर स्ट्रेस तो है, और हमें पता है क्या कि शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू सी, यानी कि टो अपॉन में tan फाई इज इक्वल्स टू सी। tan फाई क्यों, बाय शियर स्ट्रेस में हम देखते हैं कि कितने एंगल से उसका डिस्टॉर्शन हो गया, कितना एंगल वो मूव कर गया है, कितना एंगल। जैसे यहाँ पर मैं ना ये फाई एंगल बता रहा है कि क्या डिस्टॉर्शन है, tan फाई से इसको कैलकुलेट करते हैं, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर यदि हम एक रिलेशन देखें, टू अपॉन में सी बराबर tan फाई, ठीक है। और यहाँ पर मैं यदि हम tan फाई की वैल्यू निकालें इस वाले फिगर में, जो पहले स्क्वायर था, ये पहले कैसे स्क्वायर था, फिर फोर्स लगने के कारण यहाँ से जो फोर्स लगाया गया ये एक रोम्बस टाइप में बन गया है। तो यहाँ पर में tan फाई का वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो वो आएगा सी सी डैश अपॉन में बी सी, यानी कि टो अपॉन में सी बराबर सी सी डैश अपॉन में बी सी, याद रखना। ठीक है, ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये पहले एक ओरिजिनल सा
स्क्वायर था, इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाए तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, बहुत छोटा सा एंगल है, बहुत छोटा सा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि अभी भी स्क्वायर जैसा ही है? हाँ यार, ये स्क्वायर जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो हम ऐसे इसको एज ए स्क्वायर ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जब हम बात करते हैं तो देखो, एक स्क्वायर होता तो ये एंगल 45 डिग्री होता, ये एंगल भी 45 डिग्री होता, ये एंगल भी 45 डिग्री होता। 10th क्लास का बेसिक मैथ है, ये मत पूछना कैसे, क्योंकि स्क्वायर का सारा एंगल 90 डिग्री होता है और डायगोनल उसे दो इक्वल इक्वल एंगल में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 45 डिग्री होता। अरे इरेजर कहाँ गया, ठीक है। ये होता 45 डिग्री। तो यहाँ पर में भी इस रोम्बस के अंदर भी इसको हम 45 डिग्री मान रहे हैं। तो इन ट्राइंगल सी सी डैश ई, इसकी जगह हम बात करते हैं तो यहाँ पर एंगल सी सी डैश ई इक्वल्स टू 45 डिग्री। यहाँ पर यदि हम लेते हैं कॉस सी 40 सी सी डैश ई, यानी कि कॉस 45 डिग्री, तो वो क्या आएगा, वो आएगा ये आएगा सी डैश ई अपॉन में सी सी डैश, यानी कि बी अपॉन में एच। अब ये भी मत पूछना कैसे, क्योंकि अगर यदि हम ये थीटा ले रहे हैं ना, तो ये हमारा बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेनियस होगा, क्योंकि सामने वाला परपेंडिकुलर होता है हमेशा जो भी एंगल हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। 10th क्लास का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है भाई, याद रखना। तो ये सी सी डैश ई अपॉन सी सी डैश बराबर बी अपॉन एच, और cos 45 डिग्री का वैल्यू भी याद होगा 1 अपॉन में √2। तो सी डैश ई अपॉन में सी सी डैश का वैल्यू पता चल गया। तो मुझे यहाँ से सी सी डैश का वैल्यू चाहिए था, तो मुझे पता चल गया सी डैश ई इंटू √2। क्लियर। अब यहाँ पे हम बी सी का वैल्यू बस निकाल लेंगे और हमारा आधा काम हो जाएगा। दो ट्राइंगल लेना था बेसिकली, ले रहे हैं। अब देखो, अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल ए, ये देखो ये ट्राइंगल लें, ये ट्राइंगल लें और ये ट्राइंगल लेते हैं। अगर यदि ए बी सी, तो क्या होगा, इन ट्राइंगल ए बी सी देखो क्या आएगा, एंगल सी बराबर 45 डिग्री, ठीक है। तो cos 45 डिग्री बराबर बी सी अपॉन में ए सी। तो बी सी का वैल्यू ए सी इंटू कॉस 45 डिग्री, यानी कि ए सी बाई √2। क्लियर है, बी सी का वैल्यू ये आ जाएगा। अब अगर यदि हम बात करते हैं tan फाई की, तो वो क्या आएगा, वो आएगा सी सी डैश अपॉन में बी सी, यानी कि सी डैश ई इंटू √2 अपॉन में ए सी बाई √2। ये √2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 इंटू सी डैश ई अपॉन में ए सी। याद होगा कि tan फाई बराबर 2 अपॉन में सी, मॉड्यूलस रिजिडिटी और शियर स्ट्रेस। तो 2 अपॉन में सी बराबर 2 सी डैश ई अपॉन में ए सी, यानी कि 2/2 सी बराबर सी डैश ई अपॉन में ए सी। क्लियर है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, ये तुम्हें क्या लगता है, ये ए सी जो है और ए लगभग एक ही लेंथ का नहीं है? ये ए सी और ये ए, ये दोनों लगभग एक ही लेंथ का नहीं है? ये दोनों, ये ए सी और ये ए एक ही लेंथ का है। तो अगर यदि हम यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर अगर हम बेसिकली ध्यान दें, तो जो शियर स्ट्रेन है वो क्या बता रहा है कि जो ये ए सी का, जो ए सी की जगह यदि हम ए ई लेते हैं, ए सी की जगह यदि हम ए ई लेते हैं, तो ए ई का लेंथ कितना बढ़ गया है, ए ई का लेंथ कितना बढ़ गया है वो बता रहा है अपॉन में ए ई का ओरिजिनल लेंथ। यही बता रहा है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं फिर से समझा रहा हूँ कि ये जो है ए सी और ए ई इक्वल है, और यहाँ पर हमारा आया था क्या, tan फाई का वैल्यू, वो आया था कि सी सी डैश अपॉन में ए सी और ए ई को इक्वल मान लें, लगभग इक्वल ही है, क्योंकि थोड़ा सा एंगल में चेंज, थोड़ा सा लेंथ में चेंज हुआ है, थोड़ा सा एंगल में चेंज हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ए ई के, अगर हम इसको ऐसे मान सकते हैं, ये बता रहा है कि ए ई में कितना इलोंगेशन हुआ ए ई में, यानी कि बेसिकली ये टेंसाइल स्ट्रेन भी यहाँ पर में काम कर रहा है, टेंसाइल स्ट्रेन भी काम कर रहा है, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर में टेंसाइल स्ट्रेन की यदि हम बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे होता है, ध्यान देना। टेंसाइल स्ट्रेन
वो होता है सिग्मा टी बाई ई। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर सिग्मा की जगह 2 है तो 2 बाई ई, और यहाँ पर एक्सपेंशन भी हो रहा है और कंप्रेशन भी हो रहा है, क्योंकि जो ये स्क्वायर था ये एक तरफ से छोटा हो रहा है, एक तरफ से बड़ा हो रहा है, दोनों चीज़ हो रहा है। पॉइजन्स रेशियो याद करो, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जहाँ पर हम बताते थे जब हम एक तरफ लगाते हैं टेंसाइल स्ट्रेस तो दूसरे तरफ ना कंप्रेशन भी होता है, तो वहाँ पर हम लेटरल स्ट्रेन भी लगाते हैं। तो बेसिकली जो टोटल स्ट्रेन होगा ना, टोटल स्ट्रेन यहाँ पर एक तो हो गया 2 अपॉन में ई, दैट इज सी सी डैश अपॉन में ए ई, लेकिन दूसरे तरफ से भी लग रहा है जहाँ पे पॉइजन्स रेशियो से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हमारा लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेटरल स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो करते हैं 1/m इंटू 2/e, तो टोटली वो सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो टोटल स्ट्रेन क्या होगा? टोटल स्ट्रेन होगा बराबर होगा 2/e माइनस, एक सेकेंड, इरेजर लेने दो, या वो होगा 2/e माइनस 1/m 2/e। ठीक है, यानी कि क्या आएगा ये यहाँ पर में, ये हमारा यहाँ पर में आ जाएगा 2/2c बराबर 2/e और 1 माइनस 1 अपॉन में m, क्योंकि यहाँ पर शियर स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन दोनों इक्वल होगा। चाहे उधर से स्ट्रेन को कैलकुलेट करो शियर के लिए या स्ट्रेन को कैलकुलेट करो टेंसाइल के लिए, टोटल वैल्यू तो स्ट्रेन का सेम आएगा ना, चाहे तुम शियर से लेके करो या टेंसाइल से लेके करो। तो बेसिकली इसको हम एक बार शियर की तरह ट्रीट किए और शियर के लिए निकालें, फिर हम सोचे कि यहाँ पे एक टेंसाइल स्ट्रेन जैसा काम हो रहा है, तो टेंसाइल से कैलकुलेट किया तो एक का वैल्यू ये आया और एक का वैल्यू ये आया। यहाँ पर यदि हम रिलेशन ढूंढें तो कट गया, E इक्वल्स टू 2c 1 माइनस 1 अपॉन में m। ठीक है, क्लियर? अब आगे एक सेकेंड ध्यान देना, यार ये काम ही नहीं कर रहा, सॉरी। ये जो है ये वैल्यू ये प्लस होगा। प्लस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ना बढ़ रहा है, कंप्रेशन के कारण लेंथ बढ़ रहा है, ना कि घट रहा है। अगर यदि ऐसे करके कंप्रेस कर देंगे ना तो ये लेटरल की तरफ ना, लेटरल की तरफ इस तरफ से ये लेंथ ना बढ़ जाएगी। मैंने उल्टा ले लिया था तो सॉरी, ये प्लस होगा, तो यहाँ पे इक्वल टू 2c 1 + 1 अपॉन में m आएगा। अब बात करते हैं आगे, ये एक डेरिवेशन हो गया हमारा, डेरिवेशन नंबर 2। अब हम ये क्लियर हो गया ई और सी के बीच में रिलेशन। अब हम ई और के बीच में रिलेशन ढूंढेंगे। ई और के बीच में देखते हैं ई और के बीच में रिलेशन क्या है। तो ये एक क्यूब है, क्यूब ब्लॉक है जिसके ऊपर हर डायरेक्शन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो क्या होगा, याद करना, इसके ऊपर एक स्ट्रेस क्रिएट होगा और वो क्या होगा, सॉरी स्ट्रेन क्रिएट होगा। स्ट्रेन क्या होगा, वो आएगा सिग्मा टी अपॉन में ई। लेकिन ये तो एक फेसिस पे है, दूसरे फेसिस पे भी तो होंगे। अब देखो, मैंने पिछले बार भी गलती कर दिया था कि कंप्रेस होने पे मैंने माइनस ले लिया था, वो प्लस होता है क्योंकि लेंथ बढ़ जाती है। बट यहाँ पर खींचा जा रहा है तो बाकी साइड के लेंथ कम होंगे, तो कितना कम होगा, वो होगा सिग्मा टी बाई ई इंटू 1/m, वो इसमें से घटा दिया जाएगा। तो एक फेस में तो बढ़ रहा है, बाकी के दो फेस में कम हो रहा है, यानी कि टोटल स्ट्रेन क्या होगा, टोटल स्ट्रेन का वैल्यू आएगा सिग्मा टी बाई ई माइनस सिग्मा टी बाई ई इंटू 1/m माइनस सिग्मा टी बाई ई इंटू 1/m, 2 बार घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या आएगा, सिग्मा टी बाई ई और 1 माइनस 1/m माइनस 1/m, यानी कि सिग्मा टी बाई ई 1 माइनस 2 अपॉन में m। यहाँ पे 1 अपॉन में m या म्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, म्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन m होता है भाई, याद रखना। तो यहाँ पर ये एक रिलेशन आ गया। अब
एक बात और, अभी जो मैंने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ाया था, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, क्यूब के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। तो जब ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जब हम बात करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा सिग्मा अपॉन में ई वी इक्वल्स टू के, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, के का वैल्यू आता था, तो सिग्मा अपॉन में के बराबर ई वी, ई वी आएगा। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। और एक बात और याद रखना, ई वी इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन। और हमारा अभी अभी लीनियर स्ट्रेन क्या आया, अभी अभी हमारा लीनियर स्ट्रेन आया ई सिग्मा टी 1 माइनस 2 म्यू, यानी कि ई वी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा टी बाई ई 1 माइनस 2 म्यू। और यहाँ पर ई वी का वैल्यू क्या है, वो है सिग्मा टी अपॉन में के बराबर सिग्मा टी बाई ई 1 माइनस 2 अपॉन में म्यू कह रहा हूँ यार मैं भी ना, एम ले लो सीधा सीधा एम। तो अब ये दोनों कट जाएगा और ये 3 टाइम्स था, ई इक्वल्स टू 3 के 1 माइनस 2 अपॉन में एम। देखो ये हुआ तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3। तो ई और के बीच में ये रिलेशन है और ई और सी के बीच में ये रिलेशन है। अब ये देखो इक्वेशन 2 और 3 को, तो हमें ये दोनों इक्वेशन मिल चुका है, एक ई इक्वल्स टू 3 के 1 माइनस 2 अपॉन में एम और दूसरा वो। तो अभी हम क्या करेंगे कि इन दोनों को कंबाइन कर देंगे और कंबाइन करके हमें एक तीसरा इक्वेशन मिलेगा। तो चलिए करते हैं। पहला जो था वो क्या था, ई इक्वल्स टू 2c 1 प्लस 1 अपॉन में एम, और दूसरा क्या है, वो है ई इक्वल्स टू 3 के 1 माइनस 2 अपॉन में एम। ये दोनों इक्वेशन है। अब इन दोनों को रिलेट करते हैं। तो देखो ई अपॉन में 2c बराबर 1 प्लस 1 अपॉन में एम। अगर यदि हम इसको इधर भेजता हूँ, मैं अगर यदि इसको इधर भेज देता हूँ तो क्या आएगा, ई अपॉन में 2c माइनस 1 बराबर 1 अपॉन में एम, यानी कि 1 अपॉन में एम बराबर ई माइनस 2c अपॉन में 2c ना, हाँ 2c। और अगर ये यहाँ पर देखते हैं तो ई इक्वल्स टू 3 के बराबर 1 माइनस 2 अपॉन में एम। अब मैं इसको इधर भेजता हूँ, ई अपॉन में 3 के माइनस 1 बराबर, सॉरी इसको इधर भेजना है ना, ये तो ठीक है कोई बात नहीं, ये लो ई इक्वल्स टू 3 के और प्लस 2 अपॉन में एम बराबर 1, यानी कि 2 अपॉन में एम बराबर 1 माइनस ई अपॉन में 3 के। तो यहाँ पर मैं 2 अपॉन में एम बराबर 3 के माइनस ई अपॉन में 3 के, यानी कि 1 अपॉन में एम बराबर 3 के माइनस ई अपॉन में 6 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जो है आपस में ना कोरिलेट कर देंगे, इन दोनों को ही। तो क्या बनेगा वो देखो बढ़िया से, हाँ अब देखो क्या आएगा, ई माइनस 2c अपॉन में 2c बराबर 3 के माइनस ई अपॉन में 6 के। अब इसको इधर भेजते हैं, तो 6 के ई माइनस 12 के सी बराबर 6 के सी माइनस 2c ई। अब इसको इधर भेज दूँ क्या, और इसको इधर भेज सकता हूँ क्या, ठीक है 18 के सी, इसको इधर भेजने पर बराबर, इसको इधर भेजने पर 6 के ई प्लस 2c ई। ठीक है, अब क्या करूँगा कि इन सब को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 9 के सी बराबर 3 के ई, और ये क्या बचेगा प्लस सी ई। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मैं यदि मैं क्या करता हूँ कि ई कॉमन ले लेता हूँ, तो 9 के सी बराबर ई और 3 के प्लस में सी बचेगा। ठीक है, तो देखो क्या है कि 9 के सी अपॉन में 3 के प्लस सी बराबर क्या होता है ई। ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, द मोस्ट इम्पोर्टेंट।
रुक जाओ और अच्छे से लिख देता हूँ, दिमाग में बैठ जाए। 9kc, ठीक है, याद रखना क्या है 9kc अपन में 3k प्लस c बराबर e। ये तुम्हारा द फोर्थ वन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो क्लियर हो गया बेसिकली तीनों रिलेशन। पहला जो था E इक्वल्स टू 2c 1 माइनस 1/m, दूसरा E इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2/m, ठीक है। और तीसरा वन है E इक्वल्स टू 9kc 3k प्लस c इक्वल्स टू E। ये तीनों डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट था और इसे याद कर लो, पेपर में जरूर आएगा। और अगर समझ नहीं आए तो दोबारा एक बार देख लेना और नोट्स जरूर बना लेना। चलो फिर अगले वीडियो में फिर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आऊँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, लाइक प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी और फिर स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व हो सकता है तो मैं इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर यदि कहीं पे भी वीडियो में प्रॉब्लम लगे या कुछ भी हो तो मेरे को कमेंट जरूर करना कि भाई ये चेंज कर लो या ये तुम्हें समझ नहीं आया, यहाँ पे मुझे अच्छा करना चाहिए था। ओके, थैंक यू।